रेडी स्टार्ट। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। स्टॉप। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। स्टॉप। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। स्टॉप। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। स्टॉप। प्राचीन काल से ही यात्री व्यापारी पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। स्टॉप। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें पैसा मूल्य मान्यताएं हुनर विचार आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे हैं। स्टॉप। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। स्टॉप। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या समुद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। स्टॉप। बीमारी फैलने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। स्टॉप। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। स्टॉप। पैरा। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। स्टॉप। सिल्क मार्ग का नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। स्टॉप। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। स्टॉप। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। स्टॉप। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। स्टॉप। इसी रास्ते से चीनी पोट्री जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। स्टॉप। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचाई थी। स्टॉप। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। स्टॉप। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। स्टॉप। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। स्टॉप। इससे भी बहुत पहले
पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। स्टॉप पैरा हमारे खाद्य पदार्थ दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। स्टॉप जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। स्टॉप संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। स्टॉप आइए और नूडल्स का ही उदाहरण लें। स्टॉप माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं का जन्म हुआ, या संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में मिस्ली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। स्टॉप इसी तरह के आहार भारत और जापान भी पाए जाते हैं। स्टॉप इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। स्टॉप फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। स्टॉप पैरा आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले सारे पूर्वजों के पास नहीं थे। स्टॉप ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। स्टॉप दरअसल, हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। स्टॉप कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। स्टॉप साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। स्टॉप उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। स्टॉप आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। स्टॉप पैरा 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। स्टॉप इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। स्टॉप भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। स्टॉप पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। स्टॉप यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। स्टॉप अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। स्टॉप लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। स्टॉप आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी ने भी यूरोप की
संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। स्टॉप 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका के धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। स्टॉप इन्हीं की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। स्टॉप 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। स्टॉप उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। स्टॉप यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जानी जाती थी। स्टॉप स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। स्टॉप